तो चलिए दोस्तों, आप सभी का नमस्कार। एक बार फिर से मैं शशिकांत जायसवाल स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल लक्ष्य अकेडमी पर। तो आप लोगों का 2021 का जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसे पूरी तरह से कंप्लीट करके एकदम ज़बरदस्त उसमें नंबर लाना है और इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। और आप भी लगातार हमारे इस लाइव वीडियो से जुड़े रहिए और आपको 2021 एग्ज़ाम के लिए पूरी की पूरी तैयारी कराई जा रही है क्रैश कोर्स के माध्यम से। जी हाँ, तो चलिए आज इसी क्रम में हम लोग क्या करते हैं, बायोलॉजी में अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। और आज आपके लिए जो टॉपिक है देख सकते हैं, कंडीशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन, यानी कि स्वपरागन या स्वयुग्मन की शर्तें। एक ये हो गई, दूसरी है कंडीशन फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, यानी कि पर परागन की शर्तें। तो देखिए, इस दोनों में ही हमें क्या देखना है कि किन स्थितियों में स्वपरागन होने का चांस संभावना ज़्यादा रहता है और किन परिस्थितियों में पर परागन होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो इन्हीं दोनों चीज़ों को हमको पढ़ना है और इसके बाद आगे की भी टॉपिक हम लोग आज के क्लास में ही पढ़ेंगे। तो चलिए देखिए, कंडीशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन यानी स्वपरागन या उसी को हम लोग स्वयुग्मन भी बोल सकते हैं, उनकी शर्तें कौन कौन सी शर्तें हैं जिससे ये कन्फर्म हो जाएगा कि सेल्फ पॉलिनेशन ही उस पौधे में हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहली बात जो हम करते हैं वो करते हैं द्विलैंगिकता की, यानी कि बाइसेक्सुअलिटी की। यानी जो फूल है, जो फ्लावर है, वो कैसा होना चाहिए, बाइसेक्सुअल होना चाहिए। बाइसेक्सुअल कहने का मतलब एक ही फूल के अंदर नर और मादा जननतंत्र दोनों मौजूद हो, यानी कि एक ही फूल के अंदर नर युग्मक बने, मादा युग्मक बने और एक ही फूल का जो परागन है वो उसी फूल के स्टिग्मा पर यानी वर्तिकाग्र पर लैंड करे। तो अब आप ही बताइए कि जब बाइसेक्सुअल फ्लावर रहेगा, जब नज़दीक में दोनों नर और मादा जननतंत्र रहेंगे, तो संभावना किसकी ज़्यादा होगी, स्वपरागन की ज़्यादा होगी, क्योंकि इसे ज़्यादा दूर जाना नहीं है ना। जो परागकण है उसको उड़कर इसी बगल वाले वर्तिका पर जाना है, स्टिग्मा पर जाना है, तो बहुत ही आसान हो जाएगा। तो ये अगर ऐसा होगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्वपरागन बोलते हैं। ठीक है, स्वपरागन यानी कि फूल जब बाइसेक्सुअल हो, द्विलैंगिक हो, तब स्वपरागन होने की संभावना होती है ज़्यादा। दूसरी बात, अगर फूल बाइसेक्सुअल हो और साथ ही फूल कैसा हो जाए, अनुन्मलीय परागनी हो जाए। अनुन्मलीय परागनी यानी कि क्लिस्टोगैमी हो जाए। अब ये क्लिस्टोगैमी फूल कौन होते हैं, तो ये वो फूल होते हैं जो कभी भी नहीं खुलते हैं, जो हमेशा अपने लाइफ में ये फूल बंद ही रहता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि स्वपरागन का जो चांस है, संभावना है, वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि फूल है उसी के अंदर पर परागन उसी के अंदर नर और मादा जननतंत्र दोनों है, फूल बंद है। तो यहाँ से जो परागन निकलेगा, परागकण जो निकलेगा वो 100% क्या होगा, बगल वाले पर ही जाएगा, स्टिग्मा पर ही जाएगा, है ना। वो यहाँ से बाहर निकल ही नहीं पाएगा। तो उस स्थिति में अगर फूल हमारा क्लिस्टोगैमी हो तब तो 100% से ज़्यादा जो है क्या होगा, स्वपरागन की चांस होगी, संभावना होगी। संभावना नहीं कहिए, सीधा बोलिए कि होगा। अनुन्मलीय परागनी पुष्प में द्विलिंगी भी होगा। ठीक है, लेकिन अगर बाइसेक्सुअल है तो इसमें 99% तो चांस किस चीज़ का है, स्वपरागन का ही है, लेकिन 1% चांस कुछ और भी होता है। वो क्या होता है, देखिए। तीसरे नंबर में हम बात कर रहे हैं होमोगैमी की। होमोगैमी कहने का मतलब क्या है, होमो मतलब क्या होता है, सामान, एक साथ। होमो मतलब सामान या एक साथ। तो होमोगैमी में क्या होता है कि फूल यदि आपका क्या है, फूल यदि आपका जो है बाइसेक्सुअल है, ठीक है ना, जो फ्लावर है वो कैसा है, द्विलिंगी है। ठीक है, जो फ्लावर है वो द्विलिंगी है, फूल जो है वो द्विलिंगी है। लेकिन एक चीज़ और होना ज़रूरी है स्वपरागन के लिए, और वो चीज़ क्या है, होमोगेमी। होमोगेमी का अर्थ होता है कि ये जो आपके एंथर हैं, इसके अंदर जो परागकण बन रहे हैं और ये जो स्टिग्मा है, ये दोनों साथ में परिपक्व हो। क्या हो, ये दोनों साथ में परिपक्व हो। इस बात को बिल्कुल आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। होमोगैमी कहने का मतलब क्या है हमारा, होमोगैमी कहने का मतलब है कि आपका जो एंथर है, जो परागकोश है, इसके अंदर जो परागकण बन रहे हैं वो और ये वर्तिका, ये दोनों साथ में परिपक्व हो, तभी तो ये फटेंगे, तो ये निकलेंगे, और जब ये निकलेगा तो ये इसको ग्रहण करने के लिए तैयार रहेगा। तो ऐसा कब होगा, जब दोनों साथ में परिपक्व हो जाएंगे। अन्यथा अगर ये परिपक्व हो गया लेकिन ये जो स्टिग्मा वर्तिका है ये इसको ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं है, तो उस स्थिति में तो स्वपरागन नहीं हो पाएगा। क्लियर है आप लोगों को।
तो यही कहने का मतलब है कि होमोगैमी होना जरूरी है, यानी दोनों को एक साथ परिपक्व होना भी जरूरी है, अन्यथा द्विलिंगी पुष्प होकर भी स्वपरागन नहीं हो पाएगा। ठीक है ना। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, इस दोनों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर पुष्प अनुमिलीय परागनी है लेकिन एक साथ यदि दोनों परिपक्व नहीं हो रहा है फिर भी स्वपरागन होने की संभावना कम हो जाएगी। तो होमोगेमी बहुत ही ज़रूरी है। तीसरा हो गया आपका। चौथा क्या है आपका? कलिका परागन। कलिका परागन कहने का मतलब बर्ड पोलिनेशन। अब क्या होता है कि कुछ प्रजाति में फूल जब खिलते भी नहीं हैं, कली स्थिति में ही रहते हैं वो। ठीक है, कली आप देखते होंगे, फूल पहले कली होती है, बाद में धीरे धीरे वो खिल जाती है। तो फूल जो है अभी वो कली स्थिति में ही है, बर्ड स्टेज में ही है, और तभी क्या हो गया कि नर और मादा जनन तंत्र दोनों परिपक्व हो गए। ठीक है, दोनों एक साथ परिपक्व हो गए। उस स्थिति में तो क्या होगा? उस स्थिति में जब फूल भी बंद है और दोनों एक साथ परिपक्व भी हो गए, उस स्थिति में 100% जो चांस है वह स्वपरागन की हो जाएगी। तो ऐसे परागन को जब फूल जो है कलिका स्टेज में ही, जब वो कलिका स्थिति में रहती है तभी वो क्या कर लेते हैं? परागन कर लेते हैं। तो ऐसे परागन, ऐसे संभावना को हम लोग कलिका परागन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए एक बार फिर से कर लीजिए आप। बाइसेक्सुअल फूल का द्विलिंगी होना तो बहुत ही ज़रूरी है। द्विलिंगी, सबसे पहली बात द्विलिंगी होना चाहिए। दूसरी बात, अगर फूल अगर बंद है तो और अच्छा है, यानी अनुमिलीय परागनी पुष्प है तो और अच्छा है स्वपरागन के लिए। अगर होमोगैमी है तब तो और ज़्यादा अच्छा है, जब मेल और फीमेल दोनों एक साथ विकसित हो रहे हैं तो और ज़्यादा अच्छा है। और चौथा है कि अगर बर्ड स्थिति में ही हो जाए, कुछ प्रजाति में क्या होता है कि बर्ड कंडीशन में ही हो जाता है, तब उस कंडीशन में भी स्वपरागन होने की संभावना रहती है। तो चलिए, स्वपरागन की संभावनाओं को आपने देख लिया। अब आगे हम लोग देखते हैं कंडीशन फॉर क्रॉस पोलिनेशन, यानी पर परागन की संभावनाओं को यहाँ से हम लोग समझते हैं। तो देखिए, स्वपरागन के लिए हमको बाइसेक्सुअल फूल चाहिए था, लेकिन पर परागन के लिए हमको यूनिसेक्सुअल फ्लावर चाहिए। कैसा चाहिए? यूनिसेक्सुअल, जिसमें नर और मादा जनन तंत्र अलग अलग पुष्प पर उपस्थित हो। उस स्थिति में क्या हो सकता है? उस स्थिति में क्रॉस पोलिनेशन होने की संभावना ज़्यादा रहती है। क्रॉस पोलिनेशन होने की संभावना ज़्यादा रहती है। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि बाइसेक्सुअल फ्लावर में, द्विलिंगी पुष्प में क्रॉस पोलिनेशन नहीं हो सकता है, द्विलिंगी पुष्प में पर परागन नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर ये दोनों एक साथ विकसित नहीं होंगे, द्विलिंगी पुष्प है लेकिन एक साथ विकसित नहीं हो रहे हैं, तो क्या होगा? तो क्या होगा? इसका परागन इस पर आएगा लेकिन ये तो इसको प्राप्त करेगा नहीं, और इसका परागन यहाँ से निकल के कहीं और चला जाएगा, किसी दूसरे फूल पर जाकर गिरेगा। तो उस स्थिति में क्रॉस पोलिनेशन हो सकता है। तो आप देख रहे हैं कि द्विलिंगी पुष्प भी इस स्थिति में क्या कर सकता है? पर परागन कर सकता है। तो द्विलिंगिकता और एक लिंगिकता ये तो है ही, लेकिन ऐसा नहीं है 100% हम ये नहीं कर सकते हैं कि ऐसा मतलब जो है ये स्वपरागन ही करेगा या पर परागन ही करेगा। अगर चारों चांस हो जाए तब तो 100% है। ठीक है, चलिए। तो लेकिन आपको जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपको बस ये सब चीज़ याद रखना है, इससे ज़्यादा लेवल की बात आपको आएगी नहीं। तो क्या करना है? यूनिसेक्सुअल, यानी फूल जो है एक लैंगिक होना चाहिए। अब देखिए, एक लैंगिक की स्थिति में भी हमारे पास दो स्थिति होती है। एक लैंगिक में भी क्या होता है? हमारे पास दो स्थिति होती है। उस दोनों को ही हम यहाँ पर डिस्कस जरूर कर लेंगे। देखिए, एक लिंगिकता का मतलब एक फूल पर एक ही या तो नर जनन तंत्र हो या तो मादा जनन तंत्र हो। अब देखिए, यूनिसेक्सुअलिटी की जब हम बात करते हैं तो कुछ पुष्प जो है वो मोनोएसियस होता है, यानी उभय लिंगाश्रयी होता है, और कुछ पुष्प जो है वो डायोसियस होता है, यानी कि एक लिंगाश्रयी होता है। अब देखिए कि इस दोनों में क्या अंतर है, इस बात को हम यहाँ से समझते हैं। देखिए, होता क्या है कि कोई किसी पुष्प पौधे पर, ये पौधा है, इस पर ये एक पुष्प है, ठीक है, और इस पर ये दूसरा पुष्प है, इस पर ये क्या है? दूसरा पुष्प है। ये आपका रहा दूसरा पुष्प। अच्छे से समझिएगा, बिल्कुल एकदम धरफड़ी नहीं है। ठीक है, तो एक ही पौधे पर नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र जब मौजूद हो, एक ही पौधे पर, एक ही फूल में नहीं है, फूल तो यूनिसेक्सुअल है, लेकिन ये पौधा तो एक ही है जिस पर नर और मादा जनन तंत्र मौजूद हैं अलग अलग फूलों में। उस स्थिति को हम लोग उभय लिंगाश्रयी कहते हैं। क्या कहते हैं? उभय लिंगाश्रयी कहते हैं।
तो ऐसे पुष्पों में आप बताइए कि क्या होने का संभावना रहेगा। तो ऐसे पुष्पों में सजात पुष्पी परागण होने की संभावना रहेगी। गिटनोगेमी, आपको बताया गया था गिटनोगेमी के बारे में, जब पौधा एक ही हो लेकिन पुष्प अलग अलग हो, उसके बीच में जब लैंगिक प्रजनन होता है, प्रक्रिया होती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सजात पुष्पी परागण कहते हैं। तो इस स्थिति में आप बताइए क्या होने का चांस रहेगा कि यहाँ से परागकण निकलकर इस पर आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में मोनोसियस यदि होगा पौधा, तब उभय लिंगाश्रयी होगा, तब सजात पुष्पी परागण होने का संभावना ज़्यादा है। और यदि डायोसियस हो, डायोसियस कहने का मतलब कि एक पौधा पर कोई एक ही जनन तंत्र मौजूद हो, या तो सारा पौधा में, सारे फूल में या तो नर जनन तंत्र मौजूद हो और या तो मादा जनन तंत्र मौजूद हो, ऐसी स्थिति। ठीक है, जब ऐसी स्थिति आ जाती है कि सारा का सारा फूल जो है उस पर या तो एक ही कोई हो, या तो नर जनन तंत्र हो या तो मादा जनन तंत्र हो, यानी कि दोनों अलग अलग क्या हो जाएंगे, दोनों अलग अलग पौधे पर मौजूद होंगे। तो इस स्थिति में आप बताइए कि जब पौधा अलग होगा, फूल भी अलग होगा, उस स्थिति में कौन सा परागण संभव है, तो परिनिषेचन संभव है। तो एकदम की पॉइंट आप माइंड में सेट कर लीजिएगा कि उभय लिंगाश्रयी पौधों में सजात पुष्पी परागण संभव है और एक लिंगाश्रयी पौधों में परिनिषेचन सामान्य है, यानी कि संभव है। और ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही क्रॉस पॉलिनेशन ही तो है, पर परागण ही तो है। क्लियर है आप लोगों को। चलिए अब कुछ पौधों का मैंने यहाँ पर नाम लिखा है, उसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। मोनोसियस में मक्का, कुकुरबीट, अरंडी, नारियल इत्यादि इत्यादि। डायोसियस में पपीता, खजूर इत्यादि इत्यादि इत्यादि, है ना। चलिए, मज़ा आ गया होगा। हाँ, मज़ा क्यों नहीं आएगा, बिल्कुल आप लोगों को पढ़ने में इतना मज़ा आता है कि हमको भी पढ़ाने में मज़ा आने लगता है। आप जैसा विद्यार्थी तो हमको मिलता रहना चाहिए बस, है ना, तब देखिए कितना मज़ा आता है। तो समझ गए आप लोग। क्रॉस पॉलिनेशन के लिए यूनिसेक्सुअल होना चाहिए। यूनिसेक्सुअल में भी कब सजात पुष्पी परागण होने की संभावना है और कब परिनिषेचन होने की संभावना है, ये आपको मैंने बता दिया। अब देखिए चलते हैं आगे। दूसरे नंबर है सेल्फ स्टेरिलिटी, स्वबंध्यता। अब देखिए कि ये सेल्फ स्टेरिलिटी क्या होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो पुष्प है, पौधे पर जो पुष्प है, वो खुद से क्या कर लेता है, अपने आप को बांध लेता है। किस चीज़ को बांध लेता है, निषेचन करने से, यानी कि परागण करने से, या जो वर्तिका होता है ना, वो एंथर के परागकण को ग्रहण करने से मना कर देता है। क्यों मना करता है और कब मना करता है, देखिए। यदि पुष्प जो है, यदि जो पुष्प है वो कैसा हो, यदि जो फ्लावर है वो जेनेटिकली यानी आनुवांशिक रूप से समान हो, जब पुष्प आनुवांशिक रूप से समान हो, उस स्थिति में, यानी जेनेटिकली क्या हो, समान हो, उस स्थिति में क्या होता है कि जो एंथर है ना और जो स्टिग्मा है, ठीक है, तो ये परागकण को ये ग्रहण करने से मना कर देती है। जो वर्तिका है वो ग्रहण करने से इसके परागकण को मना कर देती है। अगर पुष्प कैसा हो, आनुवांशिक रूप से समान हो, तो ऐसा कुछ प्रजाति में ऐसा भी होता है। इसको हम लोग सेल्फ स्टेरिलिटी यानी कि स्वबंध्यता कहते हैं। अब आनुवांशिक रूप से समान कब कब हो सकता है, तो याद कीजिए, अगर जब पौधा एक ही हो, पौधा जब एक ही हो और इस पर ये बाइसेक्सुअल फ्लावर वाला स्थिति हो, या नहीं तो फूल अलग अलग भी हो, नर और मादा का जो पुष्प है वो अलग अलग भी हो, लेकिन पौधा तो एक ही है। यानी कि कहने का मतलब हमारा ये है कि क्या चीज़, स्वयुग्मन और सजात पुष्पी परागण, ये दोनों इस स्थिति में आनुवांशिक रूप से समान फूल हो जाता है, क्योंकि पौधा एक ही है। तो उस स्थिति में पर परागण होने की संभावना घट जाएगी। और पर परागण होगा भी तो कौन वाला होगा, स्वबंध्यता अगर होगा भी तो, पर परागण होगा भी तो वो कौन होगा, परिनिषेचन होगा। क्यों परिनिषेचन होगा, क्योंकि परिनिषेचन में आनुवांशिक रूप से पुष्प क्या है, अलग अलग है, क्योंकि अलग अलग पौधों से पुष्प आता है। तो बिल्कुल की पॉइंट दिमाग में सेट कर लीजिए एकदम कि सेल्फ स्टेरिलिटी, अगर किसी पौधों में अगर सेल्फ स्टेरिलिटी कारण बनता है स्वपरागण, पर परागण को कराने के लिए, तो वो पर परागण किस में होगा, तो वो पर परागण जो है हमेशा जो होगा वो परिनिषेचन होगा। कौन सा होगा, परिनिषेचन होगा, क्योंकि आनुवांशिक रूप से अलग अलग चाहिए। अलग अलग आएगा कैसे, जब अलग अलग पौधों से फूल आएंगे। चलिए क्लियर हो गया आपको। अब चलिए डाइकोगेमी, क्या डाइकोगेमी,
डाइकोगेमी क्या है? भिन्न काल परिपक्वता। अब देखिए यहाँ पर डाइकोगेमी है और यहाँ पर मैंने आपको होमोगेमी बताया था। इस दोनों में समानता है। क्या समानता है? मतलब विभिन्नता है। क्या कि इसमें आपको मैंने क्या बताया कि दोनों जो है वो एक साथ परिपक्व होना चाहिए। अगर एक साथ परिपक्व होते हैं तब स्वपरागण की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन जब एक साथ, वाह वाह, मजा आ रहा है ना? हाँ देखो भाई, लेकिन जब एक साथ परिपक्व नहीं हो, ये दोनों एक साथ परिपक्व नहीं हो, तब स्वपरागण की संभावना नहीं होगी। बताया था आपको, भले ही पुष्प जो है द्विलिंगी क्यों न हो। तो जब स्वपरागण नहीं होगा तो होगा क्या? तब होगा परपरागण। इसका परागकण निकल के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाने के लिए तैयार हो जाएगा। तो पुष्प यदि कैसा हो? डाइकोगेमी हो, यानी भिन्न काल परिपक्वता हो। एंथर और स्टिग्मा, परागकोश और क्या चीज़, वर्तिका अलग अलग समय में परिपक्व हो, उस स्थिति में भी परपरागण की संभावना बढ़ जाती है। तो कहने का मतलब है कि इस दोनों को आप ध्यान रखेंगे। होमोगेमी अलग अलग सेम समय पर अगर परिपक्व हुआ तो स्वपरागण, अलग अलग समय पर अगर परिपक्व हुआ यानी कि डाइकोगेमी हुआ तो परपरागण। चलिए क्लियर हो गया होगा। चौथे नंबर में देखिए हम बात कर रहे हैं हड़कोगेमी की, है ना? तो आप लोग हड़किएगा नहीं, हड़कने का काम आपका नहीं है, आपका काम समझने का है। तो देखिए हो क्या रहा है, कहा क्या जा रहा है, हड़कोगेमी यदि हो तब भी क्या हो सकता है? परपरागण हो सकता है। हड़कोगेमी में भी परपरागण होने की संभावना होती है। अब ये हड़कोगेमी क्या है? तो ये है भौतिक रुकावट। भौतिक रुकावट कहने का मतलब, चलो देख लो कि ये क्या है आपका, ये आपका एंथर है और ये जो है स्टिग्मा है। अब देखो कि दोनों एक साथ परिपक्व हो गए, ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है, सब चीज़ ठीक है। अब इसका जो एंथर फटा वो इसके पास पहुंच ही नहीं पाया, जो परागकण निकला ना वो इसके पास पहुंच ही नहीं पाया। तो उस स्थिति में आप बताइए कि क्या होगा? क्यों नहीं पहुंच पाया? क्योंकि इसके बीच में कोई भौतिक रुकावट है। वो रुकावट किस तरह की हो सकती है? हो सकता है कि ये एंथर और ये स्टिग्मा जो है अपोजिट डायरेक्शन में हो, अलग अलग दिशा में हो। ये उधर घुमा हुआ हो और ये इधर घुमा हुआ हो। जहाँ से एंथर फटता है उसका मुंह दूसरे ओर घुमा हुआ हो और इसका मुंह दूसरे ओर घुमा हो। यानी इस दोनों में कभी खटपट हो गया है ना? कभी जो है लड़ाई हो गया होगा, पति पत्नी में होता रहता है, वही बात है इस दोनों के बीच में। तो इसका मुंह उधर है, इसका मुंह उधर है, तब जो है ये इस पे नहीं पहुंच सकता है, ठीक है, नहीं पहुंच सकता है। तो इस स्थिति में आप बताइए भौतिक रुकावट किसी भी तरह की वो हो सकती है। तो भौतिक रुकावट मान के कोई जीव भी हो सकता है, कभी एंथर फटा यहाँ से निकला, लेकिन बीच में जो है यहाँ पर दखलंदाजी करने के लिए एक कीड़ा आ गया, है ना? कीड़ा वहाँ पर भन बना रहा है, बहुत देर तक वहीं पर भन बनाया, जब तक वो आ रहा था संजोगवश, तभी वो यहाँ पर भन बना रहा था। तो सारा परागण इसके पीठ पर आकर चिपक गया, एक कीड़वा जो है यहाँ से फिर निकल गया, है ना? तो क्या हुआ, ये इसके पास नहीं पहुँच पाया। तो भौतिक रुकावट के कारण द्विलिंगी पुष्प में भी एक परागण जो है उस पुष्प पर नहीं पहुंच पाएगा यदि, तो फिर कौन सा परागण होने की संभावना रहेगी? फिर आपको परपरागण होने की संभावना रहेगी, ठीक है? क्योंकि अगर ये इस पर नहीं जाएगा तो ये उड़ के कहीं और जाएगा, तो दूसरे पुष्प पर जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा? वो आपको परपरागण हो जाएगा। तो भौतिक रुकावट के कारण। तो एक बार ठीक से देख लीजिए, परपरागण के लिए जो शर्तें हैं वो पुष्प जो है द्विलिंगिक होना चाहिए, अनुमलीय परागणी होना चाहिए, कलिका परागण, बड पोलिनेशन, ठीक है, और होमोगेमी होना चाहिए। और क्रॉस पोलिनेशन के लिए देखेंगे तो इसमें मोनोसियस होना चाहिए, यूनिसेक्सुअल होना चाहिए। इसके अंदर मोनोसियस और डायोसियस में क्या संभव है वो याद रखना है। सेल्फ अटेस्टिलिटी होना चाहिए और डाइकोगेमी होना चाहिए और हड़कोगेमी होना चाहिए। इतना आप याद कर लेंगे तो आपको ये सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब आगे की टॉपिक को देखते हैं हम लोग यहाँ से। अब आप लोग देख रहे हैं एजेंट फॉर पॉलिनेशन, यानी कि परागण के लिए, ठीक है, पर परागण के लिए कारक। जैसा कि देख लीजिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, क्रॉस पोलिनेशन यानी कि पर परागण के लिए। स्वपरागण के लिए कोई भी कारक की आवश्यकता या कोई भी एजेंट की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक ही पुष्प में नर और मादा जन्म तंत्र हैं, तो आसपास उसे जो है बहुत कम दूरी ही तय करना है, या नहीं के बराबर जो है दूरी तय करना है प्रजनन, लैंगिक प्रजनन करने के लिए या परागण के लिए। इसीलिए स्वपरागण के लिए कोई भी कारक की आवश्यकता नहीं होती है।
लेकिन जब हम बात करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन की, तो क्रॉस पॉलिनेशन यानी कि पर परागन में दो अलग अलग पुष्प या दो अलग अलग पौधों पर मौजूद पुष्प के बीच में क्या होना है, परागन होना है। तो हो सकता है कि दोनों जो पौधा है या दोनों जो पुष्प है वो एक दूसरे से दूर हो। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, कारक चाहिए। क्या चाहिए, एजेंट चाहिए। तो देखिए ये जो कारक होते हैं ये सामान्यतः दो तरह के होते हैं। एक जो है वो बायोटिक होता है और दूसरा एबायोटिक होता है, मतलब एक जैवीय और दूसरा अजीवीय। ठीक है, जीवीय और अजीवीय में क्या अंतर है, तो जीवीय में जो है जीव जंतु आएंगे, ठीक है, और अजीवीय में कौन आएंगे, तो इसमें नॉन लिविंग आएंगे, निर्जीव आएंगे, और उसमें जो है सजीव आएंगे जीवीय में। तो देखिए जीवीय में ज़्यादातर पौधों में जो है आपको जीवीय यानी बायोटिक एजेंट ही देखने को मिलेंगे, बायोटिक कारक ही देखने को मिलेंगे। बहुत ही कम पुष्पों में आपको जो है एबायोटिक देखने को मिलेगा, बहुत ही कम में आपको एबायोटिक देखने को मिलेगा। तो यहाँ से देखिए एक मेन पॉइंट निकल कर आ रहा है, अगर आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा। क्या मैंने क्या बोला अभी आपको, मैंने क्या बोला था कि जीवीय और अजीवीय, बायोटिक और एबायोटिक, ठीक है। तो ये क्रॉस पोलिनेशन के लिए हमें एजेंट चाहिए, वो बायोटिक हो सकता है और वो एबायोटिक हो सकता है। बायोटिक में आपका जो है सजीव आएंगे सभी, जैसे देखिए एनिमल, जंतुओं के द्वारा हो सकता है ये। तो जंतुओं के द्वारा जब अगर जंतु हो कारक, पर परागन के लिए अगर कारक कौन हो, जंतु हो, तो उस स्थिति में हम इसको जूफिली कहते हैं। क्या कहते हैं, जूफिली, है ना। आपसे पूछ सकता है कि जंतुओं के द्वारा जो परागन कराया जाता है उसको हम लोग जूफिली कहते हैं। क्लियर है, जूफिली मतलब जंतु उसमें आते हैं। जंतु में भी कौन से, छोटे छोटे, बहुत बड़े जंतु नहीं, छोटे छोटे जंतु जो खासकर जो है वृक्ष पर रहते हैं, वृक्ष पर रहने वाले खास करके जो जंतु हैं वो कुछ छोटे और कुछ बड़े भी हो सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आपको मधुमक्खी, भौरे, तितलियाँ, बर्रे, चींटियाँ, चमगादड़, लंगूर, ये सब। तो लंगूर थोड़ा सा बड़ा हो गया, चमगादड़ ये सब पेड़ पर रहते हैं इसलिए इनके द्वारा भी संभावना है, लेकिन ज़्यादातर जो छोटे छोटे एनिमल होते हैं उसके द्वारा। अब देखिए एनिमल की बात करें तो एनिमल में सबसे ज़्यादा जो आपको देखा जाता है वो मधुमक्खियों के द्वारा देखा जाता है, मधुमक्खियों के द्वारा सबसे ज़्यादा देखा जाता है, ठीक है। चलिए अब देखिए इंसेक्ट के द्वारा, अब इसमें से कुछ जो छोटी छोटी जीव है जिसको हम लोग इंसेक्ट कहते हैं, कीट कहते हैं, तो कीटों के द्वारा जब पर परागन कराया जाता है तो इसके लिए एक खास नाम होता है इंटोमोफिलिक। तो ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ सकता है कि कीटों के द्वारा परागन को क्या कहते हैं, तो इसको हम इंटोमोफिलिक कहते हैं। अब देखिए जब इंसेक्ट के द्वारा परागन हो तो पुष्प को जो है कैसा होना चाहिए ये आवश्यक है, ये जानना आवश्यक है। आपको पूछ सकता है सब्जेक्टिव में भी और ऑब्जेक्टिव में भी, क्योंकि अगर इंसेक्ट जा रहा है पुष्प के पास पर परागन करवाने के लिए तो वो अपने फायदे के लिए जा रहा है, वो अपने फायदे के लिए जा रहा है और उसके साथ साथ पौधों का भी, फूलों का भी फायदा हो जाता है। तो फायदा लेने के लिए जब जा रहा है तो कुछ ऐसा एडवांटेज, कुछ ऐसा मिलना चाहिए उस कीट को, तभी तो वो किसी पुष्प के पास जाएगा। तो क्या क्या मिलना चाहिए, देखिए जो फूल है वो रंगीन होना चाहिए, फूल रंगीन होना चाहिए ताकि ये जो कीट है ये आकर्षित हो पुष्प की तरफ। पुष्प जो है बड़ा बड़ा होना चाहिए ताकि उस कीट को बिल्कुल नजर आए, है ना, बहुत ही अच्छा देखने में लगे। सुगंध युक्त हो, सुगंध हो उस फूल में ताकि वो उसकी ओर आकर्षित हो जाए, ठीक है। इसके साथ ही मकरकंद से भरपूर होना चाहिए। मकरकंद कहने का मतलब जो नेक्टर है वो, ठीक है। तो इसके बाद तो ये हो गया आपका। उसके बाद कीटों के द्वारा में मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि फूल रंगीन होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, सुगंध युक्त होना चाहिए, उसमें सुगंध होना चाहिए, साथ ही उसमें मकरकंद भी होना चाहिए, फूलों में रस होना चाहिए जो कीट को चाहिए। तो इन सब फायदों को लेने के लिए कीट जो है वो पुष्प के पास जाता है और बदले में पुष्प जो है वो परागित हो जाता है, तो दोनों को फायदा हो जाता है, ठीक है। इसके साथ ही जो पुष्प है वो पुष्प वृंत में होना चाहिए, यानी अगर पुष्प छोटा छोटा है तो सब बहुत सारे पुष्प एक साथ मिलकर एक गुच्छा बना ले बड़ा सा, ताकि वो बड़े फूल जैसे दिखने लगे, तो उसको हम लोग पुष्प वृंत कहते हैं, इनफ्लोरेसेंस कहते हैं, ठीक है। तो पुष्प वृंत में पुष्प यदि वो छोटा है, इसके साथ ही जो वर्तिकाग्र है ना, क्योंकि वो जो कीट जाएगा बैठेगा जाकर वर्तिकाग्र पर, तो वो हमेशा के लिए तो नहीं बैठेगा, कुछ समय के लिए बैठेगा फिर वहाँ से उड़ के चला जाएगा। तो वर्तिकाग्र कैसा होना चाहिए, चिपचिपा होना चाहिए। चिपचिपा इसलिए होना चाहिए ताकि जब वो कीट अपने पैरों में परागकण लेकर जाए और वर्तिकाग्र पर बैठे तो उसके पैर का जो परागकण है वो उस वर्तिकाग्र में चिपक जाए, तो इसीलिए चिपचिपा होना चाहिए, ठीक है। और मक्खी और बर्ड के द्वारा अगर परागन किया जाता है, मक्खी और बर्ड के द्वारा यदि परागन करवाना हो तो इस स्थिति में जो पुष्प है उससे खराब सुगंध निकलना चाहिए, क्योंकि मक्खी और बर्ड ये सब जो है ये इनको खराब सुगंध ही अच्छा लगता है,
ठीक है। तो ये सारे चीज़ हो गए। तो इससे क्या हुआ कि एक रिवार्ड मिलता है, फूलों को पुरस्कार मिलता है, और फूल बदले में इंसेक्ट को पुरस्कार मिलता है, और बदले में जो कीट है वो भी फूलों को पुरस्कार देते हैं। किस रूप में? तो उसको परागित करके। चलिए ये समझ में आ गया आपको, एनिमल के द्वारा हो गया। तो आपको जो है जीवीए में आपको खास करके यही पढ़ना है। तो क्वेश्चन देखिए क्या पूछेगा आपसे कि जीवीए जो है ज़्यादातर किसके द्वारा होता है? तो जीवीए के द्वारा होता है। जीवियों में भी ज़्यादातर किसके द्वारा होता है? तो इंसेक्ट के द्वारा होता है। इंसेक्ट में भी सबसे ज़्यादा किसके द्वारा होता है? तो मधुमक्खियों के द्वारा होता है। इतना आप लोगों को याद रखिए। अब देखिए अजीवीय कारक, यानी कि एबायोटिक, यानी कि अजीवीय कारक। अजीवीय कारक में क्या है आपका? ये अजीवीय कारक जो है ये वायु के द्वारा होता है, विंड के द्वारा होता है, और जल के द्वारा होता है। ठीक है, हवा के माध्यम से भी हो सकता है और जल के माध्यम से भी हो सकता है। ये दो माध्यम आपको याद रखना है। सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वायु, विंड, यानी कि वायु के द्वारा परागित। तो वायु के द्वारा जब परागन होता है तो उस परागन को एनिमोफिली कहते हैं। आपसे पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव कि वायु के द्वारा परागित पुष्पों को, वायु के द्वारा जो परागन होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग एनिमोफिली कहते हैं। अब इसके लिए भी देखिए कि फूलों को कैसा होना चाहिए, यहाँ की स्थिति जो है कुछ अलग होगी। अब देखिए परागन की संख्या ज़्यादा हो, ठीक है, परागन नहीं होगा, परागकन होगा, ठीक है ना। परागकन का संख्या जो है ज़्यादा होना चाहिए। क्यों ज़्यादा होना चाहिए? क्योंकि एंथर में, परागकोश में जो परागकन बन रहा है, हवा आएगा उसको धक्का मारेगा तो जो उसका परागकन है वो हवा में फैल जाएगा और दूर दूर तक वो जाने लगेगा। तो हवा के माध्यम से जब उसको जाना है तो ज़रूरी तो नहीं है कि वो उसी पुष्प के पास पहुंच जाए, है ना। बहुत सारा उसका लॉस हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, कुछ इधर चले जाएगा, कुछ उधर चले जाएगा। और लेकिन अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर परागकन है तो कुछ ना कुछ परागकन जो है दूसरे पुष्प पर पहुंच सकता है। तो यही कहने का मतलब है कि परागकन की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरी बात, परागकन हल्का होना चाहिए। हल्का होगा तभी तो हवा की झटका जब लगेगा तो वो परागकोश से निकल जाएगा। तो हल्का होना चाहिए। साथ ही चिपचिपा रहित होना चाहिए। चिपचिपा नहीं होना चाहिए परागकोश को। अगर चिपचिपा रहेगा तो हवा लगेगा लेकिन वो एंथर के अंदर, परागकोश के अंदर चिपक कर बैठा रहेगा, तो वहाँ से परागकन निकल ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए चिपचिपा रहित होना चाहिए, मतलब चिपचिपा नहीं होना चाहिए। सूखा होना चाहिए, सूखा, है ना, गीला नहीं, सूखा होना चाहिए ताकि हवा लगे तो वो हवा के झटके से बाहर निकल जाए। इसके साथ ही पुंकेसर जो है वो अनावृत होना चाहिए। अनावृत कहने का मतलब जो पुष्प है, ठीक है, जो पुष्प है इसमें जो पुंकेसर है वो अच्छे तरीके से इस पुष्प से बाहर निकला हुआ हो। अपना जो परागकोश है वो पुष्प से बाहर निकाल कर रखे ताकि जब हवा आए तो इस पर डायरेक्ट जो है हवा का झटका लग सके। तो पुष्प जो है वो अनावृत हो, अच्छे तरीके से पुष्प से बाहर निकला हुआ हो परागकोश, पुंकेसर, ये भी है। उसके बाद वर्तिकाग्र जो है वो भी बड़ा होना चाहिए। वर्तिकाग्र बड़ा कहने का मतलब ये इस तरह से, ठीक है ना, वर्तिकाग्र भी बड़ा होना चाहिए। तो वर्तिकाग्र बड़ा होने से क्या फायदा होगा कि हवा में जो परागकण तैर कर आ रहे हैं तो वो संभावना बढ़ जाएगी, यहाँ पर गिरे या यहाँ पर गिरे या यहाँ पर गिरे या यहाँ पर कहीं पर भी संभावना क्या होगा कि बढ़ जाएगी, ठीक है ना, संभावना बढ़ जाएगा परागन होने का। और यदि छोटा रहेगा तो क्या होगा, इतना ही रहेगा तो क्या होगा, आएगा परागकण, कभी इधर गिर जाएगा कभी इधर गिर जाएगा, इस पर गिर नहीं पाएगा जल्दी। तो वही कह रहा है कि पुंकेसर वर्तिकाग्र जो है वो बड़ा होना चाहिए, अनावृत होना चाहिए। अनावृत मतलब ये भी पुष्प से अच्छे तरीके से एक्सपोज होना चाहिए, फूल से बाहर निकला हुआ होना चाहिए ताकि आसानी से परागकण जो है इस वर्तिकाग्र पर जाकर बैठ सके, ठीक है। पिच होना चाहिए। पिच कहने का मतलब क्या चीज़, गुच्छा में होना चाहिए। इसके साथ ही चिपचिपा होना चाहिए ताकि अगर एक बार परागकण इस वर्तिकाग्र पर आ जाए तो आकर इस पर चिपक जाए, ठीक है ना, फिर हवा के माध्यम से वो इधर उधर नहीं भागे। ये चीज़ हो रहा है आपका, चिपचिपा होना चाहिए। उसके बाद फूल में सुगंध एवं रस नहीं भी हो तो चलेगा। फूल में, पुष्प में सुगंध और रस नहीं भी हो तो चलेगा, क्योंकि वायु को, हवा को कोई मतलब ही नहीं है उससे, है ना। कीट को और जंतुओं को मतलब है लेकिन उनको कोई मतलब नहीं है। तो पुष्प यदि कैसा हो, सुगंध नहीं भी हो, रस नहीं भी हो उसमें, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। फूल रंगीन भी नहीं हो फिर भी चलेगा, यानी कि विंड के द्वारा परागन हो सकता है। उसके बाद है कि प्रत्येक अंडाशय में एक बीजांड हो। तो ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि हवा के माध्यम से जब परागन होता है तो वो जो स्त्री केसर होता है या वो जो उसके अंदर, अंडाशय के अंदर, ओवरी के अंदर जो है एक ही ओव्यूल होता है, यानी एक ही बीजांड होता है। तो ऐसे पौधों में ज़्यादातर क्या होता है, हवा के माध्यम से पर परागन होता है। तो इसीलिए कहा, इसका कोई साइंटिफिक पता नहीं चला है अभी तक कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन कुछ ना कुछ कारण तो जरूर होगा, है ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि प्रत्येक अंडाशय में एक बीजांड हो, तब हवा के माध्यम से परागन होने की संभावना बढ़ जाती है।
ठीक है, तो आपको जंतुओं के द्वारा और हवा के द्वारा बता दिया गया। अब चलिए आगे हम एक बार देख लेते हैं कि जल के द्वारा किस तरह से परागण किया जाता है और उसमें क्या संभावनाएं बनी रहती है। परागण, तो इसको भी हम इसी लेक्चर में खत्म कर लेते हैं। जल के द्वारा परागण बाय वाटर, ठीक है ना, जल के द्वारा परागण। तो देखिए अजीवीय यानी कि वायु और जल के द्वारा परागण में सबसे सामान्य वायु होता है। जल के द्वारा बस कुछ ही 30 जनरा तक, खास करके मोनोकोट, आवृत विधि के जो मोनोकोट होते हैं उसमें भी सिर्फ 30 स्पीसीज में ही क्या होता है, जल के द्वारा परागण होता है। इसलिए हम कहते हैं कि जल के द्वारा परागण जो है ये रेयर है, यानी कि दुर्लभ, ज़्यादातर मोनोकोट में ही होता है, ठीक है। और जल के द्वारा परागण को हम लोग हाइड्रोफिली कहते हैं। तो जो पुष्प है उसको कैसा होना चाहिए, जब जल के द्वारा परागण हो तो पुष्प जो है वो छोटा होना चाहिए, है ना, बहुत ज़्यादा रंगीन भी नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा रंगीन होने से कोई फायदा होने वाला है नहीं, ठीक है। इसके साथ ही जो परागकण है वो लंबा होता है ना, जो परागकण है वो इस तरह से लंबा होता है, फीते की तरह। सॉरी, ये तो परागकोश हो गया। परागकण जो होता है, परागकण जो परागकण होता है वो इस तरह से लंबा होता है, फीते की तरह लंबा होता है। इसका क्या फायदा है वो भी आपको पता चल जाएगा। देखिए वर्तिकाग्र जो है वो चिपचिपा और लंबा होता है। वर्तिकाग्र चिपचिपा और लंबा, ताकि जो है ये तैरते हुए अगर जाए किसके पास, वर्तिकाग्र के पास, तो ये उस पर जाकर चिपक जाए, तो चिपचिपा और लंबा होता है। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट है कि पानी में रहने वाले जो भी पौधे हैं उसका वर्तिकाग्र और परागकण दोनों ही गीला नहीं होता है, गीला नहीं होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पानी में रहता है लेकिन गीला नहीं होता। उसका कारण क्या है कि इसके बाहर से एक श्लेष्म की आवरण होती है जो इसको जो है परागकोश को बचा कर रखता है, या वर्तिकाग्र, जैसे वर्तिकाग्र ही है आपका इस तरह से, ठीक है, जैसे वर्तिकाग्र ही है, इसको जो है श्लेष्म की एक रचना होती है जो इसको बचा कर रखती है, पानी को इस पर चिपकने नहीं देता है, इसलिए ये गीला नहीं होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो पुष्प को छोटा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा रंगीन होने की आवश्यकता नहीं है। परागकण लंबा लंबा होता है फीते की तरह। उसके बाद वर्तिकाग्र चिपचिपा और लंबा होता है, और वर्तिकाग्र और परागकण गीला नहीं होता है। अब देखिए जल के द्वारा जो परागण होता है उसमें दो तरह से हो सकता है। ये क्या है आपका जल है, मान के चलिए, ठीक है। एक तो हो सकता है कि इस जल के सतह पर क्या आ जाए, इस जल के सतह पर परागकण आ जाए, लंबा लंबा परागकण होता है, और इसी जल के सतह पर क्या आ जाए, स्टिग्मा आ जाए, ठीक है, क्लियर है। तो चलिए, तो जल के सतह पर अगर ये दोनों एक करंट में, बहाव में एक दूसरे के नज़दीक अगर परागण की प्रक्रिया पूरा करते हैं जल की सतह पर, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको इपीहाइड्रोफिली बोलते हैं, जल की सतह पर आने से। किसमें होता है, तो इलोडिया में, बैलिसनेरिया में और हाइड्रिला में ऐसा होता है, ठीक है। ये सभी मोनोकोट है, याद रखिएगा। जल के अंदर परागण कैसे होता है, तो जल के अंदर ही क्या होता है, स्टिग्मा, और ये जो आपका क्या है, ये स्टिग्मा और ये जो आपका पोलन ग्रेन है, परागकण है, ये जल के अंदर ही मुक्त हो जाते हैं और एक दूसरे के नज़दीक आकर परागण कर देते हैं। यानी जल के अंदर, जल के नीचे, जल की सतह के नीचे यदि परागण होता है तो उसको हाइपोहाइड्रोफिली बोलते हैं, और ऊपर होता है तो इपीहाइड्रोफिली बोलते हैं। तो ऐसा किसमें होता है, तो ऐसा जेस्टोरा में होता है, ठीक है। जोस्टेरा में ऐसा होता है जो कि जलीय घास है। उदाहरण को जरूर याद रखिएगा, आपसे पूछ सकता है। तो चलिए, जल के द्वारा भी परागण आपका समाप्त होता है। तो इस चैप्टर का 3 लेक्चर हुआ है, 3 लेक्चर में आपका जो है 80% सिलेबस इस चैप्टर का खत्म हो गया है। 20% बचा है, 2 क्लास में उसको बिल्कुल हम लोग खत्म कर लेंगे। यानी आगे की क्लास से हम लोग क्या पढ़ेंगे, निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो फर्टिलाइजेशन पढ़ने के लिए तैयार रहिए। आगे की क्लास में भी लाइव आप लोग जरूर जुड़िएगा। चलिए, धन्यवाद।